हेलो स्टूडेंट्स हमने भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, जुरिडिक्शन ऑफ द बीएनएस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएस, काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की। मेरे स्टूडेंट्स, तो ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का टॉपिक है, ये इनकोएट क्राइम के अंतर्गत आता है। इनकोएट क्राइम का मतलब होता है ऐसे क्राइम जो कि कंप्लीट ना हो पाए। इन अंडर डेवलप्ड क्राइम जो होते हैं, इनकम्प्लीट जो क्राइम होते हैं, उनको इनकोएट क्राइम कहा जाता है। तो इनकोएट क्राइम के अंदर बहुत सारे क्राइम्स आते हैं, जैसे कि आप बात कर लो ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की, आप बात कर लो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, आप बात कर लो अटेम्प्ट की, आप बात कर लो अबैटमेंट की, काफी कुछ आता है। आज की हमारी वीडियो में बेसिकली हम लोग ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप LLB BLLB कर रहे हैं, आपके भी एग्जाम होने हैं या आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको 10 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर से क्वेश्चन आ सकता है। 100% में से 95% चांस है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके ही YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को, तो इसका एक और नाम भी है। इसको हम लोग कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम से भी आ सकता है, अर्थात जो ज्वाइंट लायबिलिटी है इसको कॉमन इंटेंशन के नाम से जानते हैं और जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है इसको कॉमन ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सेक्शन 3 से सेक्शन 5 है, ये बेसिकली ज्वाइंट लायबिलिटी और कॉमन इंटेंशन से डील करता है, या फिर ज्वाइंट लायबिलिटी बोल दो या कॉमन इंटेंशन बोल दो। और जो हमारे पास सेक्शन 190 है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करूं या कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में होता क्या है। जो बंदा क्राइम करता है वही बंदा लायबल होता है। द जनरल रूल इज दैट द पर्सन हु कमिट्स क्राइम विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट क्राइम। जो बंदा क्राइम करेगा वही लायबल होगा। लेकिन जो ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के प्रोविजन है, अर्थात सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 190, both sections are exceptions of the general rule। जो जनरल रूल है ये उसके अपवाद हैं। अर्थात इन सेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, अगर इनके अंतर्गत आपका मुकदमा चलता है तो क्या होता है कि आपने चाहे क्राइम ना भी किया हो तब भी आप लायबल हो सकते हो, फिर चाहे क्राइम किसी और ने क्यों ना किया हो तब भी आप लायबल हो सकते हो। मतलब क्या हुआ, जो बंदा क्राइम करता है वही लायबल होता है। मैं क्राइम करूंगा मैं लायबल होऊंगा, आप क्राइम करेंगे आप लायबल होंगे। लेकिन अगर इन दो प्रोविजन के अंतर्गत ऐसी बात बोली गई है, दो सेक्शन के अंतर्गत, कि अगर कोई और क्राइम करेगा तब भी आपकी लायबिलिटी बन सकती है। मतलब द वन पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। एक बार सुनना आप, एक बार क्या लिखा हुआ है, एज ए जनरल रूल ओनली ए पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस कैन बी हेल्ड लायबल, but section 3 subsection 5 and section 190 of the BNS are exception of this general rule which lay down the principle of joint and constructive liability। अर्थात जनरली तो आप केवल तभी लायबल होंगे जब आप क्राइम करेंगे, लेकिन अगर ये धाराएं आपके ऊपर लगती हैं तो चाहे आपने क्राइम ना भी किया हो, क्राइम किसी और ने किया हो, तब भी आपको लायबल किया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे ज्वाइंट लायबिलिटी या फिर कॉमन इंटेंशन की, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या फिर इसको हम कॉमन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, फिर हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ज्वाइंट लायबिलिटी या फिर कॉमन इंटेंशन की बात करूं
तो पहली बात तो जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है ना, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है बीएनएस का, वो डील करता है ज्वाइंट लाइबिलिटी से। जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है ना, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं प्रोवाइड करता। जैसे आप बीएनएस में पढ़ेंगे तो आपको स्पेसिफिक ऑफेंसेस के नाम पढ़ने को मिलेंगे, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, डकैती होगी, स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं और उनकी पनिशमेंट भी दी गई है। लेकिन जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है ना, ये किसी प्रकार का स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि यह हमें रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करता है। क्या बोला मैंने कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 जो है बीएनएस का, इट क्रिएट्स नो स्पेसिफिक ऑफेंस। आपको कोई स्पेसिफिक ऑफेंस देखने को नहीं मिलेगा। इट ओनली लेज डाउन द रूल ऑफ एविडेंस, ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस लेज डाउन करता है। क्या एविडेंस? ये सिर्फ एविडेंसेस की बात करता है। ये क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये बोलता है दैट इफ 2 और मोर देन 2 पर्सन commits ए क्राइम, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई क्राइम कमिट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए, ईच ऑफ देम विल बी लाइबल ज्वाइंटली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी। तो हर एक व्यक्ति को हम ज्वाइंटली लाइबल करेंगे इस प्रिंसिपल के बेस पर। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 बोलता क्या है कि सपोज कोई ए है, इसको जो है बी सी डी जान से मारना चाहते हैं, बी सी डी जान से मारना चाहते हैं, और बी सी डी ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, जिसमें क्या बोला बी सी डी ने कि बी को काम दे दिया गया कि तू गन बंदूक का इंतजाम कर, सी को बोल दिया गया कि तू ए को दोस्त बनाकर धोखा देकर साथ के तालाब के पास लेके आ जाना शाम को 5 बजे, और डी को बोल दिया गया कि तूने क्या करना है, तूने कुछ नहीं करना है, तूने बस हमारा रहने का 10-15 दिन 20 दिन हम रहेंगे, जब हम क्राइम करेंगे भागेंगे तो हमें रहने का स्थान बना देना। तो तीनों ने सलाह कर ली ए को मारने की। अब मान लो ए को मारने के लिए कौन पहुंचा, ए को मार, ये गन लेकर आया था, ये गन लेकर ए को मारने पहुंच गया, सपोज ये सी मारने पहुंच गया, और डी ने उनका रहने का इंतजाम कर दिया बाकी 2 का। अब इसमें क्या हुआ, एक्चुअली मारा किसने है, मारा तो सी ने है, एक्चुअली सी मारने वाला है, सी ने गोली मारी, ए को मार दिया। लेकिन इस केस में बी सी डी तीनों जो है इनकी ज्वाइंट लाइबिलिटी बनेगी, तीनों को इक्वली लाइबल किया जाएगा, क्योंकि तीनों का जो माइंड था ना वो सेम था, उनकी कॉमन इंटेंशन थी, वो इसका मर्डर करना चाहते थे। अब कॉमन इंटेंशन थी, चाहे इस बंदे ने मर्डर नहीं किया, गोली इसने नहीं चलाई, चाहे इसने नहीं चलाई, चलाई इसने है, पर ऑल विल बी लाइबल अंडर एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है ना, ये अकेला कभी नहीं लगता है, ये हमेशा किसी बड़े सेक्शन के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ, अब इस केस में मर्डर हुआ ना, तो मर्डर का सेक्शन जो आईपीसी में था, अब बीएनएस में तो अलग हो चुका है, आई थिंक 100 हो चुका है, पर आईपीसी की बात एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पे 302 मर्डर का था, आप सबने सुना होगा। तो 302 रीड विद लगा देते हैं, RW रीड विद करके क्या कर देते थे, सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। जब 3 सब सेक्शन 5 लगा होगा, इसका मतलब होगा कि जो मर्डर हुआ है वहां पे मर्डर करने वाले लोगों की संख्या 1 से ज्यादा है, 2, 4, 5, 6 लोग मिलकर मर्डर करने वाले हैं, तभी सब ये लगा हुआ है। मतलब जहां भी ये सेक्शन लग जाता है, चाहे चोरी के सेक्शन के साथ लग गया, डकैती के सेक्शन के साथ लग गया, रेप के सेक्शन के साथ रीड विद 3-5 लग गया, तो आप समझ जाना कि यहाँ क्राइम करने वाले लोगों की संख्या 1 से ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ, उन सभी की ज्वाइंट लाइबिलिटी बन जाएगी, सभी ज्वाइंटली लाइबल हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर बंदूक से गोली तो सी ने चलाई तो मुझे क्यों लाइबल कर रहे हो। इफ यू हैव कॉमन इंटेंशन, यू ऑल हैव कॉमन इंटेंशन टू किल द ए, तो चाहे मारा किसी एक ने क्यों ना हो, लाइबल सारे होंगे। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जनरल रूल क्या होता है, जो बंदा क्राइम करता है वही लाइबल होता है। लेकिन जो सेक्शन 3 से सेक्शन 5 है, ये जनरल रूल की एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि जिसने एक्चुअली में क्राइम ना भी किया हो वो भी लाइबल हो जाएगा। अब ये जो मैक्सिम है, ये डॉक्ट्रिन है, ये सबसे पहले किस केस में डेवलप हुई,
रैग वर्सेस क्रूज का केस है 1838 का, सबसे पुराना केस है, इस केस में डेवलप हुई थी। इस केस में हुआ क्या था, एक व्यक्ति था, वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, उसके 3-4 भाई भी साथ में बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ने आई, पुलिस उसको पकड़ने के लिए घर के अंदर आ रही थी। तो जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके भाइयों ने आपस में देखा और एकदम से सारे भाई जो है 3-4 भाई वो भागे बाहर को और उन्होंने पुलिस मैन को बहुत बुरे तरीके से मारा और जान से मार दिया। तो बाद में सभी के ऊपर, जो अंदर बंदा बैठा था जिसको पुलिस पकड़ने आ रही थी और जो बाकी भाई थे, सबके ऊपर मर्डर का केस चला। तो जो अंदर बैठा हुआ भाई था वो बोल रहा था कि मैं तो अंदर बैठा हुआ था, मैंने तो एक हाथ नहीं लगाया पुलिस वाले को, मुझे क्यों लायबल कर रहे हो मर्डर के लिए, मेरे भाइयों ने मारा, इनको लायबल करो। पर कोर्ट ने बोला कि यू आर ज्वाइंटली लायबल, यू ऑल आर लायबल फॉर दिस मर्डर बिकॉज आपकी कॉमन इंटेंशन थी, आपका दिमाग सारा था कि इस बंदे को मार देना, आपकी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो रखी थी, तभी आपने मारा। तो चाहे आपने कुछ नहीं किया तब भी आप लायबल होंगे। कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब आगे बात आती है इंडियन लॉ की, बात की जाए कि कौन सा इंडियन लॉ है जहां पर ये डेवलप हुआ कॉमन इंटेंशन एंड ज्वाइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट। तो इंडिया में केस लॉ है वीरेंद्र कुमार घोष, वेरी 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 इंपोर्टेंट केस लॉ, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 का प्रीवी काउंसिल का केस है। इसको पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ था, 3 लोग थे, सपोज ए बी सी, तीनों ने सलाह बनाई कि हम पोस्ट ऑफिस को लूटते हैं, वहां से पैसे लूटते हैं, और अगर पोस्टमैन ज्यादा बोलेगा जान से मार देंगे। तो तीनों लोग चले गए पोस्ट ऑफिस में एरिया के। तो जो बी सी थे, 2 लोग थे, वो पोस्ट ऑफिस के अंदर गए और जो एक था वो बाहर बैठ के वेट करने लगा और देखने लगा कोई पुलिस ना आ जाए, मैं अंदर बता दूंगा। तो जो बी सी अंदर गए थे, उन्होंने पोस्टमैन को बोला पैसे निकाल जो भी तेरे पास है, पोस्टमैन ने देने से मना कर दिया। तो बी सी में से एक ने पोस्टमैन को गोली मार दी और गोली मारकर भाग भी गए। बाद में वहां पुलिस आ गई, पुलिस के हाथ में बी और सी तो आए नहीं, पर ए आ गया, ए को पकड़ लिया गया। तो ए ने प्ली ली कि सर गोली मैंने मारी नहीं, मैं तो बाहर खड़ा होकर देख रहा था कोई आ ना जाए, गोली मारने वाले तो अंदर थे, वो भाग गए, उनको पकड़ो, मुझे क्यों लायबल कर रहे हो मर्डर के लिए। तो इस केस में साफ साफ जस्टिस जज साहब के द्वारा बोला गया था कि आप भी लायबल होंगे, आपकी ज्वाइंट लायबिलिटी बनेगी, यू विल बी लायबल फॉर देयर एक्ट, फॉर द एक्ट ऑफ बी एंड सी, आप उनके लिए लायबल होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी ज्वाइंट लायबिलिटी या आपकी कॉमन इंटेंशन थी वो क्राइम करने की। अब देखो इस केस को सुनने में जज का नाम था जस्टिस समर। उन्होंने बोला था, जस्टिस समर ने बड़ी पुरानी लाइन बोली थी कि जो खड़े भी हो रहते हैं ना, साथ में खड़े भी होते हैं, वो भी लायबल बन जाते हैं अगर उनका क्राइम में हल्का सा भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब ये बात होगी, ये सारा कुछ आपने लिख लेना है। अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखो कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है, वैसे तो कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करना इजी नहीं है, बट सिंपली कॉमन इंटेंशन मीन्स, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है, तो सिंपली कॉमन इंटेंशन मीन्स प्री मीटिंग ऑफ माइंड, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, अर्थात कोई भी क्राइम करने से पहले माइंड की जो मीटिंग हो जाती है उसको कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई 4 दोस्त हैं, वो बैंक को लूटना चाहते हैं, तो एक दोस्त बोलता है कि मैं काले मास्क का अरेंजमेंट करूंगा, दूसरा बोलता है मैं तेज भागने वाली गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा कि बैंक लूटने के बाद भागना पड़ेगा ना, तो मैं वो इंतजाम कर दूंगा। एक दोस्त बोलता है कि मैं बैंक के अंदर जाऊंगा तो वहां से पैसा लेकर आऊंगा, और एक बोलता है मैं गन से लेकर आऊंगा, बंदूक से लेकर आऊंगा, कोई बोलेगा उनको उड़ा देंगे। चारों हैं, चाहे उनके काम अलग अलग है, कोई जान से मारने का काम कर रहा है, कोई भगाने का काम कर रहा है, बट ऑल वर बी लायबल फॉर द ज्वाइंट फॉर द क्राइम, दे विल बी लायबल अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 लगेगा उनके ऊपर। तो उन्होंने रॉबरी किया है, जो भी किया है, तो रीड विद सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 लग जाएगा। तो सारा कुछ लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कर लेते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 को अगर अप्लाई करना है तो 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है देयर मस्ट बी ए क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए और वो क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन के द्वारा किया होना चाहिए।
सेवरल पर्सन का यहां मतलब है टू और मोर देन टू पर्सन। सबसे पहले जरूरी क्या है कि कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए और उस क्रिमिनल एक्ट को करने वाले लोगों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है सेवरल पर्सन डिड इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। जो सेवरल पर्सन है, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति है ना, उन्होंने जो क्राइम किया है वो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन किया है, अर्थात कॉमन इंटेंशन का अनुसरण करते हुए ही क्राइम किया है, अर्थात जो उनके माइंड में था, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुई थी, उसके अनुसार ही किया है। अब मैं इसके पॉइंट में आपको कुछ और पॉइंट बता रहा हूं, इसके अंतर्गत और पॉइंट आएंगे। सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या होगा। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन मीन्स प्री मीटिंग ऑफ द माइंड्स बिफोर द कमीशन ऑफ द क्राइम। क्राइम कमिट करने से पहले जो माइंड की मीटिंग होती है, माइंड की मीटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि बंदे एक कमरे के अंदर बैठे 2-4 दिन बैठे। प्री मीटिंग ऑफ माइंड 10 दिन पहले भी हो सकती है, 2 दिन पहले भी हो सकती है, क्राइम करने से 1 दिन पहले भी हो सकती है, इवन 1 मिनट क्राइम करने से पहले भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस माइंड को मीट करवाना है, वो तो एकदम से हो सकता है ना। अब देखो केस हुआ पांडुरंग तुकिया एंड बिलाई वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 में। तो इस केस में साफ साफ बोला गया, क्या बोला गया एक बार सुनना आप। इसमें बोला गया द वर्ड कॉमन इंटेंशन implies a prior meeting of mind and participation of all the members of the group in the execution of a plans। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना। प्री मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये है कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना, इसमें कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना, उसमें सभी मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इवन द एक्ट डन बाय ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मे डिफर। जो एक्ट किया जाएगा हर एक पार्टिसिपेंट्स के द्वारा वो डिफर हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 3 लोगों ने मिलकर ए को मार दिया, चाहे एक जो है गन का अरेंजमेंट करने वाला था, दूसरा गोली मारने वाला था, तीसरा उनका रहने का इंतजाम कर रहा था, 3 बंदों ने मिलकर मारा है, चाहे गोली एक ने मारी, पर तीनों के एक्ट अलग अलग थे, पर तीनों लायबल हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ? द एक्ट डन बाय ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मे डिफर एंड मे वरी इन कैरेक्टर बट दे मस्ट बी एक्चुएटेड बाय द कॉमन इंटेंशन। बस एक्ट कॉमन इंटेंशन से हुआ होना चाहिए, सारे लायबल हो जाएंगे। अब बात आती है इसके अंदर ही आपको लिखना है, दूसरे पॉइंट के ही अंदर ही, कि कैन कॉमन इंटेंशन बी डेवलप्ड ऑन द स्पॉट। क्या कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है? ये क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो 3 लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और मान लो उनकी लड़ाई हो गई किसी के साथ, उन तीनों ने मारकर किसी को जान से मार दिया, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन डेवलप हो गई थी ऑन द स्पॉट ही? तो देखो ये 2 केस हैं, एक पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद वाला 1955 का, दूसरा कृपाक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला। दोनों केसेस में साफ साफ बोला गया है कि कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप्ड एट द स्पॉट। एकदम से स्पोर्ट में ये जब क्राइम हो रहा है उस दम भी डेवलप हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई 3 दोस्त हैं, उनकी कभी लड़ाई हुई थी 2-4 साल पहले किसी बंदे के साथ, वो 3 दोस्त रास्ते में जा रहे हैं, वही बंदा उनको आगे मिल गया, तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और एकदम से उसको मारना शुरू कर दिया, वो जान से मार दिया। तो यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो कॉमन इंटेंशन जान से मारने की थी वो एकदम ऑन द स्पॉट डेवलप हो चुकी थी। ये दोनों केस आपको लिखने हैं, लैंडमार्क केस लो हैं इसके। अब इसी दूसरे पॉइंट के अंदर आपको फिर से लिखना है कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन डिफरेंसेस। क्या कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन एक जैसी होती हैं या इनमें डिफरेंस है? कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है या सेम है? तो हमारा एक केस लो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लो। इस केस में सबसे पहले कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस किया गया था कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों की सेम इंटेंशन और उनकी इंटेंशन शेयर भी हुई है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो रखा है, अर्थात ए बी सी जो है वो डी को मारना चाहते हैं, तीनों ने अपनी बात शेयर की है, तीनों ने माइंड को शेयर किया है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो रखा है, तो मतलब ए बी सी की कॉमन इंटेंशन है। अब सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है? सपोज कोई ए है वो डी को मारना चाहता है, कोई बी है वो भी डी को मारना चाहता है,
कोई सी है वो भी डी को मारना चाहता है। तीनों बंदे डी को मारना चाहते हैं, तीनों की एक जैसी ही सोच है, लेकिन तीनों ने अपनी इंटेंशन शेयर नहीं की है। अर्थात ए को नहीं पता कि बी और सी भी डी को मारना चाहते हैं, वैसे बी को भी नहीं पता कि ए और सी भी डी के दुश्मन है। तीनों मारना तो चाहते हैं पर इनको एक दूसरे का नहीं पता कि ये भी मारना चाहता है, तो तीनों की सिमिलर इंटेंशन है। अगर ये तीनों उसको मारने चले जाते हैं तो इनकी ये सिमिलर इंटेंशन होगी, कॉमन इंटेंशन नहीं होगी, क्योंकि प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पाया है। यहाँ पे ये काम तो एक जैसा करना चाहते हैं पर इन्होंने अपने इंटेंशन को शेयर नहीं किया हुआ है। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इंटेंशन तो है तो ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, ये सिमिलर इंटेंशन है। अब दूसरे पॉइंट में अपने सारा ये लिख लेना जितना मैंने करवाया। अब तीसरा पॉइंट आता है, देयर मस्ट बी participation of all in the commission of the offense in furtherance of the common intention। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी लोग होंगे उनका पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, सभी का सभी जितने भी हैं। सपोज ए बी सी तीन बंदे हैं, तीनों किसी जेड को मारना चाहते हैं, तो तीनों का पार्टिसिपेशन होना बड़ा जरूरी है उस एक्ट में। प्रेजेंस जरूरी नहीं है, प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी बट द पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी। पार्टिसिपेशन जो है वो मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ किया हो, चाहे ए बी सी जेड को मारना चाहते हैं, ए जो है वो चंडीगढ़ बैठा हुआ है, बी जो दिल्ली में है, और सी जो जेड को गोली मारने जाता है, पर बी ए और बी और सी की पार्टिसिपेशन है। सी गोली मारने गया है पर ए और बी की पार्टिसिपेशन पूरी है। ए ने गन का अरेंजमेंट किया, बी ने नकली पासपोर्ट बनाए हैं सी को भगाने के लिए, तो पार्टिसिपेशन पूरी है, तो ये काफी है। एक्चुअल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, अगर पार्टिसिपेशन है तो लाइबल हो जाएंगे सारे के सारे। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट बोलता है। अब इसमें पार्टिसिपेशन वाले में एक केस लो है, आप लिख लेना, प्रभु बाबाजी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 का सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेयर प्रेजेंस और रशिंग टू द स्पॉट एट द टाइम ऑफ द occurrence in the absence of any other evidence as to conduct does not amount to part of common intention to participate in the crime। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप सिर्फ किसी स्पॉट में खड़े हैं, वहां पे जा रहे हैं, जब कोई क्राइम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी उसमें प्रेजेंस है, आपकी उसमें कोई पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आपने कोई काम किया हो, चाहे आप एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, प्रेजेंट हो ना हो मगर फर्क नहीं पड़ता, पर आपका उस क्राइम में कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ किया हो। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आपने कॉमन इंटेंशन में लिखना है, जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में दिया हुआ है। आज की वीडियो में काफी है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर हमें तो 5-10 मिनट की वीडियो चाहिए, और अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो 5-10 मिनट की वीडियो से कभी कुछ नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारे हैंड रिटन या फिर टाइप्ड हमारे नोट्स, हमारी लैंग्वेज के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9816492276। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ रिप्लाई नहीं आता है 9816342276, इसमें मैसेज कीजिए, रिप्लाई आपको आ जाएगा दोनों में से किसी नंबर पे, और आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स हमारे पेड होते हैं, और अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, हमारे काफी लेक्चर बनाए हुए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एप्लीकेशन के लिंक दे दूंगा, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर बाई कर सकते हैं। और अगर आपको बीएनएस के और भी लेक्चर चाहिए जो मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, तो मैं प्लेलिस्ट जो बीएनएस की मैंने बनाई है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।